नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, जब बड़ी बड़ी कंपनियां या लोग लाखों करोड़ रुपए का लोन चुका नहीं पाते, तो बैंक आखिर अपना पैसा वापस कैसे निकालते हैं? कोई जादू तो है नहीं। आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम भारतीय बैंकिंग रिकवरी के दो सबसे बड़े और ताकतवर कानूनी हथियारों, डीआरटी और सारफेसी की पूरी कहानी को डिटेल में डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये आता है कि बैंक इन हजारों करोड़ के डूबे हुए कर्ज, जिन्हें हम बैड लोन्स कहते हैं, उनकी रिकवरी आखिर करते कैसे हैं? देखिए, जब हम इन बैड लोन्स की बात करते हैं ना, तो हम कुछ हजार या लाख रुपए की बात नहीं कर रहे। हम सीधे सीधे लाखों करोड़ों रुपयों की बात कर रहे हैं। बैंक चलते कैसे हैं? आम जनता के पैसे से, राइट? तो बैंक्स की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पैसे को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन होता क्या है कि जब कर्ज लेने वाले समय पर पैसा नहीं लौटाते और उनके अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए बन जाते हैं, तब इस विशाल राशि को वापस लाने के लिए बैंक्स को एक बेहद तेज और असरदार कानूनी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बैंकिंग रिकवरी की चुनौती को समझेंगे, फिर आएगा सारफेसी एक्ट का जिक्र, उसके बाद हम डीआरटी और सारफेसी की एक आमने सामने तुलना करेंगे, फिर इनका बैंकिंग में रणनीतिक इस्तेमाल देखेंगे और आखिर में एक बेहद जरूरी कानूनी डिस्क्लेमर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, बैंकिंग रिकवरी की चुनौती, अदालतों से ट्रिब्यूनल तक। इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि बैंक्स को अपना पैसा निकलवाने के लिए पूरी तरह से नॉर्मल सिविल अदालतों पर निर्भर रहना पड़ता था, और हम सब जानते हैं कि हमारी अदालतों पर पहले से ही मुकदमों का कितना भारी बोझ है। अगर हम दशकों पहले की बात करें तो सिविल कोर्ट्स में रिकवरी के मामलों में कई साल लग जाते थे। जैसे जैसे देश में इंडस्ट्रीज बढ़ी, लोन लेने की प्रक्रिया बढ़ी, तो हमारी इकोनॉमी को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस हुई जो तेज हो और सिर्फ इन्हीं मामलों को देखे। और सच कहूं तो इसी जरूरत ने 1993 में डीआरटी एक्ट और आगे चलकर 2002 में सारफेसी एक्ट जैसे आधुनिक कानूनों को जन्म दिया। तो जो सबसे पहला बड़ा सिस्टमैटिक बदलाव आया ना, वो था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी। 1993 में इन ट्रिब्यूनल्स को खास तौर पर सिर्फ फाइनेंशियल विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया था। आइडिया ये था कि नॉर्मल कोर्ट्स की बजाय एक तेज व्यवस्था मिले। होता ये है कि बैंक्स डीआरटी के पास अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन या ओए फाइल करते हैं, फिर अपने लोन के डॉक्यूमेंट्स और सबूत पेश करते हैं। अगर सब कुछ सही साबित होता है तो ट्रिब्यूनल एक रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करता है। बस इसके बाद रिकवरी ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। सुनने में काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन असलियत थोड़ी अलग थी। हालांकि डीआरटी सिविल कोर्ट के मुकाबले एक काफी बड़ा कदम था, पर धीरे धीरे इसमें भी प्रैक्टिकल परेशानियां आने लगी। वही पुरानी समस्याएं, जैसे मामलों का बहुत ज्यादा लंबा बैकलॉग, प्रोसेस में लगने वाली देरी, बार बार मिलने वाली तारीखें और कर्जदारों की तरफ से लंबा चलने वाला लिटिगेशन। इन सब की वजह से डीआरटी के जरिए भी रिकवरी करना बैंक्स के लिए कमर्शियल तौर पर मुश्किल और बेहद धीमा होने लगा। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, सारफेसी अधिनियम का प्रवेश, जो बैंकिंग सिस्टम के लिए एक मॉडर्न अपग्रेड बनकर आया। इन सभी देरियों से निपटने के लिए सरकार ने 2002 में एक नया और आधुनिक सॉल्यूशन निकाला, जिसका मेन मकसद लेंडिंग सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को वापस से मजबूत करना था। अब जरा इस लंबे चौड़े नाम वाले कानून पर ध्यान दीजिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। आसान भाषा में कहें तो सारफेसी एक्ट। इसका मेन मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं यानी बैंक, उन्हें इतनी ताकत देना कि वो शुरुआत में बिना किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के चक्कर काटे सीधे अपनी गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर सकें। ये इंडियन बैंकिंग रिकवरी की हिस्ट्री में सच में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। ये प्रोसेस काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। ये लगभग 3 कदमों की सीढ़ी जैसा है। सबसे पहले सेक्शन 13(2) के तहत बैंक एक डिमांड नोटिस भेजता है और 60 दिन का वक्त देता है। अगर लोन नहीं चुकाया गया तो स्टेप 2 में सेक्शन 13(4) के तहत बैंक उस संपत्ति का कब्जा ले सकते हैं या मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकते हैं। और तीसरा स्टेप होता है उस प्रॉपर्टी को बेचना। एक और दिलचस्प बात बताऊं, अगर कब्जा लेने में बैंक को कोई परेशानी आए तो वो सेक्शन 14 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प भी ले सकते हैं। हालांकि कर्जदार के पास भी ये अधिकार है कि वो इसके खिलाफ अपील कर सके।
अब हम एंटर कर रहे हैं इस विश्लेषण के सबसे खास और तीसरे हिस्से में, डीआरटी बनाम सारफासी तुलना, एक सीधा मुकाबला। अब हम इन दोनों कानूनी हथियारों को आमने सामने रखकर इनका डिटेल्ड में इवैल्यूएशन करेंगे। इस तस्वीर को देखिए, इन दोनों मैकेनिज्म के बीच का फर्क आपको यहाँ बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक तरफ है डीआरटी, जिसकी प्रक्रिया पूरी तरह से न्यायिक यानी जुडिशियल है और इसमें वक्त लगता है। वहीं दूसरी तरफ है सारफेसी, जो एक नॉन जुडिशियल व्यवस्था है। यह फास्ट है और इसका कंट्रोल पूरी तरह से बैंक के हाथ में होता है। डीआरटी में आपको ट्रिब्यूनल के शेड्यूल और वहां चलने वाले मुकदमों पर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन सारफेसी वो बैंक्स को सीधे एक्शन लेने, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और उसे बेचने की ताकत देता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए ये सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। अगर हम इस मैट्रिक्स को थोड़ा और करीब से देखें ना, तो सिस्टम का फर्क काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। डीआरटी, जैसा कि मैंने बताया, एक ट्रिब्यूनल ड्रिवन प्रोसेस है जिसमें शुरुआत से ही कोर्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये थोड़ा धीमा है। दूसरी तरफ सारफासी को बैंक खुद ड्राइव करते हैं, इसलिए ये काफ़ी तेज़ है। सबसे बड़ा अंतर ये है कि डीआरटी का मेन फोकस विवादों को सुनना और फैसला सुनाना है, यानी एडजुडिकेशन, जबकि सारफासी का सीधा और साफ फोकस होता है सिक्योर्ड एसेट से अपना पैसा निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, बैंकिंग में रणनीतिक उपयोग, जिसे हम टूल बेल्ट अप्रोच भी कह सकते हैं। अब हम इन कानूनों के प्रैक्टिकल पहलू की बात करेंगे। देखिए, इन्हें आपस में टकराने वाले सिस्टम की तरह मत देखिए, बल्कि इन्हें एक बैंकर की टूल बेल्ट में रखे दो अलग अलग औजारों की तरह समझिए। तो सबसे बड़ा सवाल, कौन सा टूल कब यूज करना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है, उस पर बैंक का सिक्योरिटी इंटरेस्ट वैलिड है और रिकवरी भी बहुत तेज करनी है, तो वहां सारफेसी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। लेकिन वहीं अगर मैटर काफी कॉम्प्लेक्स हो, कोई बड़ा विवाद सुलझाना हो, सिक्योरिटी अपर्याप्त हो, या फिर जब बिना गारंटी वाले लोन और गारंटरों से रिकवरी करनी हो, तो वहां डीआरटी का रास्ता ही सबसे सही होता है। और असल में होता यह है कि कॉम्प्लेक्स मामलों में बैंक्स इन दोनों टूल्स का एक साथ बड़ी ही समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अगर इस पूरी पिक्चर को ग्राउंड लेवल पर देखें, तो बैंक हो या लोन लेने वाले लोग, दोनों के लिए कुछ बातें बहुत अहम हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और टाइम पर क्लियर कम्युनिकेशन, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। लोन लेने वालों को टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से समझनी चाहिए और फंड्स को किसी दूसरे काम में डाइवर्ट करने से बचना चाहिए। वैसे ही बैंक्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पेपरवर्क बिल्कुल सॉलिड हों और रिकवरी का प्रोसेस हमेशा कानूनी और फेयर ढंग से किया जाए। अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी डिस्क्लेमर। देखिए, विषय काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लीगल है, इसलिए इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी बात साफ करना बनता है। हमने आज जो भी चर्चा की, उसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से एकेडमिक, प्रोफेशनल अवेयरनेस और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसे किसी भी तरह की पक्की लीगल, बैंकिंग या रिकवरी एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप डीआरटी या सरफासी से जुड़ा कोई भी कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले किसी क्वालिफाइड लीगल प्रोफेशनल, आरबीआई की गाइडलाइंस और मौजूदा कानूनों से परामर्श ज़रूर लें। ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक काफी बड़ा और सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। एक तरफ बैंकों का पैसा तेजी से वापस आना जरूरी है ताकि देश की इकोनॉमी दौड़ती रहे, पर दूसरी तरफ कर्जदारों के साथ कानूनी इंसाफ भी तो बरकरार रहना चाहिए, है ना? ये जो तेज रिकवरी और फेयरनेस के बीच का एक बड़ा ही नाजुक सा बैलेंस है, ये आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमी के फ्यूचर को किस तरह शेप करेगा, ये सोचने वाली बात है। आज के इस डीप एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है बैंकिंग, रिकवरी, कानूनों का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम अब आपको थोड़ा और क्लियर हो गया होगा।